हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ। सो जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो कराना है, चार्ज मीन्स इसके सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज है, चार्ज को फ्लो कराना है। तो फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा इसके अक्रॉस V1 और V2। तो पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ की दे दिए। ठीक, जैसे ही हमने पोटेंशियल दिया, क्या होगा, पोटेंशियल क्या है, फोर्स अप्लाई करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को रिपेल करे, और ये करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। मीन्स अगर आप पोटेंशियल को डबल किए, मीन्स फोर्स डबल लगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं पोटेंशियल के बारे में, करंट के बारे में। तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया। ठीक, तो अगर आपने पोटेंशियल डबल किया मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो भी डबल हो जाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो डबल होगा, करंट भी डबल हो जाएगा, मतलब 2i हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज करके न्यू करंट। तो इसका मतलब बोला गया कि अगर आपने सर्किट में करंट को बैलेंस करना है, तो आप पोटेंशियल को बैलेंस करके भी आप करंट को बैलेंस कर सकते हैं। मीन्स करंट जो है वो डिपेंड कर गया किस पे, पोटेंशियल पे। ठीक है, पहले पोटेंशियल आया, उसके बाद सर्किट में करंट आया। तो करंट, अगर हमें एक पर्टिकुलर करंट चाहिए तो उसके हिसाब से हम पोटेंशियल को देंगे। ठीक है, तो करंट डिपेंड कर जाता है पोटेंशियल पे, और किस तरीके से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप बोल सकते हो कि हाँ सर, हमने जब पोटेंशियल को डबल किया तो करंट भी डबल हो गया। पोटेंशियल को हम लोग 5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स, तो हमारा न्यू करंट भी 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया, क्योंकि चार्ज का फ्लो 5 टाइम्स बढ़ गया एक ही सेकेंड में। पहले मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे, अब हमने पोटेंशियल को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो 1 सेकेंड में 500 इलेक्ट्रॉन्स पास होने लगेंगे। तो मीन्स करंट भी 5 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V का, और इसे हम लोग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी बोलते हैं। तो ओम्स लॉ ने क्या लॉ दिया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये पोटेंशियल जो है V1 और V2, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्ली लेक्चर में इसके बारे में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस V के इक्वल है, हमारा अप्लाइड फोर्स। ये जो वोल्टेज V हम दे रहे हैं पोटेंशियल, वो V1 और V2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिए, जितना ज्यादा पोटेंशियल किए उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा था। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर is directly proportional to the current flow through this conductor. V is directly proportional to I. Means potential across the conductor is directly proportional to the current flow through the conductor
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, लेक्चर में मैंने इससे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है हमारा, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो V इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R आ जाता है और I हो जाता है, वेयर R इज व्हाट, R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, R इज प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग R बोलते हैं, और R को हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, इसी चीज को हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे R क्या है। ओम्स लॉ में बोला गया है कि सिंपल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों आपने टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बॉडी के रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है, जिस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जब आप टेम्परेचर में वेरी करने लगोगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं शो करेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I शो नहीं करेगा, तो R को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग को टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडिंग फैक्टर बनता है, ठीक है। तो अभी यहां पर है व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखो कोई भी कंडक्टर या दुनिया की कोई भी चीजें अपनी चीजों को लॉस नहीं होने देना चाहती, ठीक है। तो कोई भी चीज अब एटम से बना है तो उसका अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज को फ्लो होने देना नहीं चाहते। हम लोग जब किसी सेल से इसे कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होने के लिए रेडी हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी स्ट्रेट पाथ पे नहीं मूव करते, ये जिगजैग मोड में जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हुए मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स, अब कोई चीज मूव करते आ रहा है तो उसे बहुत सारे एटम्स हैं जिसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आएंगे तो कॉलिजन ज्यादा होगा सारे एटम्स में, इस तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा मटेरियल के अंदर। इसलिए कोई भी कंडक्टर नहीं चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, रन करे। और हमेशा याद रखना आप लोग कि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इनसाइड नहीं। अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इनसाइड द कंडक्टर। अगर आप बोलोगे कि हाँ इसके इनसाइड में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बट वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, ठीक है। सरफेस पे करंट का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, तो डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए ये रेजिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा। हम ये चाहता है कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ना करे। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा नहीं, तो करंट बनेगा नहीं। तो इसलिए हर मटेरियल रेजिस्ट करता है। सो जब ये प्रॉपर्टी जब ये देखने को मिला किसी भी कंडक्टर में तो बोला गया कि इट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और सब्सटेंस which oppose the flow of charge or current, which oppose the flow of charge or current। कैसे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब रिलेशन बोला गया है कि V इज इक्वल टू
आई आर या आर इंटू आई। सो इफ वी इंक्रीज, अच्छा पोटेंशियल हम लोग बैटरी का जो भी पोटेंशियल दे रहे हैं, मान लीजिए पोटेंशियल कांस्टेंट रखते हैं, पोटेंशियल कांस्टेंट है रेजिस्टेंस और करंट। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर मीन्स डिवाइड हो रहा है पोटेंशियल का। अगर हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, इफ इट इज कांस्टेंट मीन्स फिक्स कर दिए हम लोग, पोटेंशियल को फिक्स कर देते हैं कि हाँ 10 वोल्ट दिए हैं। अब आप रेजिस्टेंस कुछ भी चेंज करो, तो जब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स जितना ज्यादा रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी, करंट सर्किट में उतना कम फ्लो करेगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ रेजिस्टिविटी है, तो ये रेजिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी का अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस में, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जिस जिस चीज पे डिपेंडिंग फैक्टर्स है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, हाउ डज अ कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट करंट फ्लो ऑन व्हाट कॉजेस रेजिस्टेंस। मीन्स कंडक्टर किस तरह से ऑफर करता है करंट के फ्लो को। तो अभी मैंने वही चीज रिपीट किया, वही चीज अभी डिस्कस किए हम लोग कि कोई भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना होता है, तो हम लोग जब इसे पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। बट उसमें जितने भी एटम्स होते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो इसमें कॉलिजन होते हुए जाता है, तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो वो डिस्टरबेंस ना हो, जिसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं कि नहीं कोई चीज ना जाए, चार्ज का फ्लो ना हो। ठीक है, तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि चार्ज जितना कम से कम फ्लो हो, जैसा इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक, और व्हाट कॉजेस रेजिस्टेंस, तो बस यही रीजन है कि डिस्टरबेंस ना हो, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को वो रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, यूनिट क्या है, देखो जैसा ओम्स लॉ में बोला गया V इज इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू V बाई आई। इस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट, पोटेंशियल है वोल्ट होगा, पर करंट है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, बट ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाए, सो ऐसा यूनिट में ये जो वोल्ट पर एम्पेयर है, इसको हम लोग ओम बोलते हैं। ठीक है, और उसका सिंबल ये हो, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर से रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलो, तो रेजिस्टेंस किसका, कोई भी कंडक्टर का। कंडक्टर कैसा होगा, कंडक्टर एक वायर की तरह एक लेंथ होगा उसका, और उसमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो हो रहे होंगे, यही है कंडक्टर। ठीक है, अब ये रेजिस्ट कर रहा है, तो कितने तरीके से रेजिस्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, हम दो सेम एरिया वाला एक कंडक्टर लेते हैं जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है बट लेंथ हाफ है। ठीक है, सेम एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ए, और इसका भी एरिया ए हो गया, दोनों के लिए एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। लेंथ में हमने वेरिएशन कर दिया, लेंथ एक के लिए हम लोग कैपिटल एल,
और सेकंड के लिए लेंथ हम लोग यूज किए L, हाफ L/2। ठीक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं सरफेस पे, और ये इधर मूव करना चाह रहा, ठीक है, पोटेंशियल उतना ही है, फोर्स सेम लग रहा। अब ये अगर मूव करेगा तो ऑब्वियसली है कि इसे जितना टाइम लगा L डिस्टेंस मूव करने में, ये जितनी भी वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है, सेम वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो लेंथ को हाफ कर देंगे, तो वही इलेक्ट्रॉन को मूव करने में टाइम हाफ हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें टाइम t लग रहा होगा तो लेंथ अगर इसका डबल हो जाता है तो टाइम 2t लगेगा, या फिर अगर इसमें टाइम t लग रहा होगा तो इसमें टाइम t/2 लगेगा, हाफ टाइम लगेगा। और करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज बाय टाइम। तो अगर आपने टाइम t लगाया तो करंट I, बट अगर टाइम बाय 2t लगा दिया तो करंट क्या हो जाएगा? I/2। ठीक है, न्यू करंट मीन्स इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो पहले वाले करंट के कंपेयर में हाफ हो जाएगा, इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेंथ जितना ज्यादा होगा, टाइम डिवाइड हो रहा है, जितना ज्यादा टाइम लग रहा करंट उतना स्मॉल हो जाएगा, और जितना कम टाइम लग रहा है करंट उतना ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा रेजिस्ट कर पाए हम लोग? जब हमने लेंथ को ज्यादा रखा तो ज्यादा टाइम लिया तो करंट कम हो गया, तो रेजिस्ट ज्यादा टाइम तक कर लिया। करंट कम मतलब चार्ज का फ्लो कम, चार्ज का फ्लो कम मतलब कि रेजिस्ट ज्यादा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेजिस्टेंस जो है हमारा वो डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे। किसके अकॉर्डिंग? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया, लेंथ को डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्ट करने की कैपेसिटी भी डबल हो जाती है, इसलिए। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। एक फैक्टर है एरिया, एरिया भी एक फैक्टर है रेजिस्टेंस को लेकर के। कैसे? अब मान लीजिए कोई एक ट्रैक है, एक रास्ता है, और इसमें से आप जा रहे हो, अब बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, सपोज 50 पीपल एक साथ दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आप जाओगे तो आप स्ट्रेट नहीं जाओगे, आपको डिस्टर्ब करते हो। अच्छा, जितना बड़ा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसमें एक बार में कैपेसिटी है कि वन टाइम्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली है कि 10 से ज्यादा तो पास नहीं किया जा सकता। ठीक, अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पास कराना है तो आपको क्या करना होगा? एरिया इंक्रीज करना होगा। ठीक है, अगर हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पास कराना है, हमें एरिया इंक्रीज करना, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, तो ये एरिया हमें इंक्रीज करना होगा। और एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा? तो सर चार्ज फ्लो बढ़ जाएगा। तो सर चार्ज का फ्लो होने से क्या होगा? तो सर करंट भी तो बढ़ गया। जब हमने एरिया को बढ़ाया तो चार्ज का फ्लो बढ़ गया, मींस हमने रेजिस्ट कम किया। मीन्स चार्ज का फ्लो अगर बढ़ गया तो आपने रोका नहीं, इसका मतलब रेजिस्ट करने की क्षमता कम हो गई, कैपेसिटी उसकी। तो हम लोग बोलते हैं कि एरिया को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस रेजिस्ट कम कर रहा, मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। सो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, क्योंकि जब आपने एरिया को इंक्रीज किया तो चार्ज का फ्लो ज्यादा होने लगा। और एरिया जब हमने डिक्रीज किया, मान लीजिए एरिया आप डिक्रीज करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया में, बट जब एरिया हाफ कर दोगे तो ऑब्वियसली है कि नंबर ऑफ चार्जेस भी हाफ हो जाएंगे। कितना चार्ज फ्लो करेगा? हाफ चार्ज फ्लो करेगा। तो मीन्स आपने एरिया कम किया
चार्ज का फ्लो कम हो गया, मीन्स करंट कम हो गया। ठीक है, अब करंट कम हो गया मीन्स आपने ज्यादा रेजिस्ट किया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड किया जा रहा है। तो मेन तो काम इसका यही है, रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज को होल्ड अपने पास रख सके। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जब डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। तो ये दो फैक्टर है, जो सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर हम लोग बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल यूज हुआ है वो किस टाइप का बना हुआ है। एल्युमिनियम का, देखो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सोडियम, आप कोई भी मेटल में आप सोडियम ले लो, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर के लिए हम लोग गोल्ड हो गया। तो सारे एटम की जो प्रॉपर्टी है सेम है क्या? नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट। एटम का स्ट्रक्चर अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, तो एटम ही अलग हो जाता है, तो नेचर भी अलग अलग शो करता है। सेम उसी तरह, तो जब एटम डिफरेंट डिफरेंट शो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं उसको रजिस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी अप्लाई कर रहे होंगे, सभी का अलग, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और ये रो से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, सो थर्ड ये किस पे डिपेंड कर जाता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस थर्ड डिपेंड कर जाता है टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। कंडक्टर का कौन सा सब्सटेंस है? ठीक है, फोर्थ यहां पर डिपेंड कर जाता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ऑब्वियसली है कि जब किसी बॉडी में टेम्परेचर दिया जाए तो वो एक्सपेंड होना चाहेगा और वो एनर्जी गेन करेगा। बॉडी एटम्स, किसी भी बॉडी को आप हीट करोगे तो, और उसका टेम्परेचर राइज करोगे तो टेम्परेचर चेंज होने से बॉडी में वेरिएशन, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो है उसमें डिस्टरबेंस ज़्यादा होने लगता है, चीज़ें एक्सपेंड होने लगेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने लगेगा, या फिर लेंथ इंक्रीज होने लगेगा लिटिल बिट, बहुत माइनर, उसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। बट बॉडी के एटम्स जितने भी हैं उनमें जो डिस्टरबेंस जो क्रिएट हो रहा था वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मीन्स अगर आपने टेम्परेचर राइज किया तो रेजिस्टेंस भी राइज हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस राइज हो गया मतलब कि चार्ज का फ्लो कम हो गया। रेजिस्टेंस मीन्स जितना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा, तो रेजिस्टेंस राइज हो जाने से चार्ज का फ्लो कम हो जाएगा, और चार्ज का फ्लो कम हुआ तो करंट कम हो गया। तो फाइनली रेजिस्टेंस राइज होने से करंट कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चार फैक्टर हैं। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर का, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। सो जब ये रिलेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे, चलो यहीं डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग देख लेंगे। तो बोला गया है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया।
मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां भी आएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन है, तब आ जाता है ये हमारा रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए, जो ये रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस के लिए तो हम लोग एक यूनिट ओम बना लिए कि हाँ इतना ओम में आएगा, ये तो हो गया इसकी यूनिट। रेजिस्टिविटी की यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये एरिया है, एरिया मल्टीप्लाई हो गया बाय लेंथ एल। अब रेजिस्टेंस के यूनिट हो गया ओम, एरिया के लिए यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, और लेंथ के लिए यूनिट हो गया मीटर। सो ये कैंसिल, क्या आ गया ओम मीटर। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में खासकर पूछे जाते हैं कि रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सो ओम मीटर। ठीक है, चलिए हो गया ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक हो जाता है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, सो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब क्या है कि ओम्स लॉ हम लोग ये जाने कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस में अगर हम पोटेंशियल देते हैं तो इस सर्किट में कंडक्टर में करंट आई फ्लो करेगा। ठीक है, जहां पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर है कि वेरीफाई कैसे किया जाए कि आपने जो बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल और डिफरेंट पोटेंशियल का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या करंट में चेंजेस आ रहा है अक्रॉस द कंडक्टर। जो यहाँ पोटेंशियल होगा, जो हमारा पोटेंशियल होगा ये पॉइंट में ए और बी अगर हम लोग ले लेते हैं, तो ए और बी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट अगर होगा तो फिर करंट की वैल्यू भी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट में एक करंट मेजरिंग डिवाइस यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड आमीटर, और एक वोल्ट मीटर यूज करेंगे जो पोटेंशियल मेजर करेगा अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, अब हमें इस पोटेंशियल को वेरी करना है, तो उस पोटेंशियल को वेरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वायर में एक वेरिएबल रेजिस्टर डालते हैं, रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, रियोस्टेट ये वैसा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मींस आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू आई आर, तो अगर आपने V को कांस्टेंट रखा, R इज इक्वल्स टू V बाई आई, तो सॉरी I इज इक्वल्स टू V बाई आर, V कांस्टेंट है, R को आप चेंज करोगे तो करंट में वेरिएशन होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे करंट उतना डिक्रीज होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए रियोस्टेट कनेक्ट किया, सर्किट में की भी कनेक्ट कर देते हैं, सब कुछ हो गया है तो इसे क्यों छोड़ा जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को यहाँ इंक्रीज करेंगे। देखो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ये अपने पास कैरी करेगा।
मीन्स हमने अगर एक स्मॉल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, एक तो इसका अपना रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, बट यहाँ पर हम हमारे अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस और इसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो इस रेजिस्टेंस में हेल्प कर रहा है एक और रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट दे रहा, एक्सपेरिमेंट जब ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो। ठीक है, अब जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे सर्किट में, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वेरी करेगा और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी वेरी करना चालू कर देगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे किया जाए, तो हम लोग इसे वेरिफिकेशन करने के लिए करंट मेजरिंग डिवाइस और पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस के बीच में रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मींस कि जो पोटेंशियल के कंडक्टर के अक्रॉस के पोटेंशियल और कंडक्टर के थ्रू जो पास हो रहा है करंट, उनके बीच में क्या रिलेशन कैसे बना होगा। तो इन लोगों तो क्या किया गया, हम लोग एक ग्राफ फॉर्म किए किसके किसके बीच में, पोटेंशियल V और करंट I के बीच में। दिस इज आल्सो नोन एज VI ग्राफ। ठीक है, तो जब सर्किट में हम लोग पोटेंशियल इसके अक्रॉस, सेल में तो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो करेंगे तो करंट भी जीरो होगा। अब जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज किए, सो ओम्स लॉ ने, ओम ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या देखा कि उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है, जब हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज करें, पोटेंशियल को इंक्रीज करें 1 2 3 4 5 6, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर एंड सो। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम लोगों ने करंट पोटेंशियल 2 वोल्ट रखा तो करंट जो हमारा आ जाता है वो 1 एम्पेयर आ जाता है। फिर जब हमने करंट को 2 वोल्ट से, सॉरी पोटेंशियल को, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको, रेजिस्टेंस को वेरी करके कर रहे हैं, तो अगर पोटेंशियल वोल्ट मीटर हमारा रीडिंग दिखा रहा है 4 वोल्ट, तो आमीटर की रीडिंग जो हो रही है वो 2 एम्पेयर हो रही है। और जब वोल्ट मीटर में 6 वोल्ट दिखाएगा तब करंट जो है वो 3 एम्पेयर हो जा रही है। इससे ये पता चला कि दोनों के बीच में जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और वेरी करते जाएंगे, 1.1 1.5 के लिए भी आप लोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग रेशियो में आएगा आपका, तो ये एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ फॉर्म कर जाता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म कर जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है I का। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग बोलते हैं कि ये VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कब? जब हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए। ठीक, तो यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट हम लोग रखते हैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए। So at constant temperature, V is directly proportional to I, means the graph between V and I is a straight line. Okay? तो ये होता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हाँ, V पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I के, जो इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा 1 सेकेंड में, वही उसकी स्ट्रेंथ है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर आपने चार्ज बढ़ाया, करंट बढ़ गया, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, हाँ, a copper wire has diameter of 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 power minus 6 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? For the same length, the diameter, for the same length and diameter, what would be the resistance of copper is replaced by micron of resistivity
1 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। मीन्स हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर 0.5 मिलीमीटर और रेजिस्टिविटी 1.6 10⁻16 है। अब इससे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। मीन्स हमारे पास एक ऐसा वायर है जिसके डायमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर हमारा 0.5 मिलीमीटर है और जिसकी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर है और इसकी लेंथ हमें पता नहीं, फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ तो फाइंड करने बोला जा रहा है। ठीक, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 ओम। तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना होगा। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो एरिया इसलिए फाइंड करना क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए और एल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई रेजिस्टिविटी। तो कहीं ना कहीं हमें एरिया फाइंड तो करना होगा और एरिया जो है वो सर्कल है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। समटाइम्स वायर ऐसा भी बनाया जा सकता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इस केस में स्क्वायर हो जाएगा। साइड दिया होगा तो ए इंटू ए, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके अकॉर्डिंग होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज भी होगा, हर बार सर्कल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि सर्कल ही हो। ठीक है, अब रेडियस जो होता है वो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। सो डी के जगह पे आप d/2 r के प्लेस पे पुट करोगे तो ये बन जाता है पाई d²/4। ठीक है, और d हमारा है 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर को, चलिए ठीक है, अब हम लोग लेंथ के लिए बात करते हैं। लेंथ के लिए रिलेशन बनता है रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा फिलहाल आर अगर हम लोग लेते हैं और एरिया पाई d²/4 हो जाता है, बाई में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, तो हमें लेंथ निकल जाएगा कॉपर का। पुट किया जाए वैल्यू आर 10 इंटू पाई 22/7 इंटू d²। d हमारा है, देखो d की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर। इसका मतलब हो गया कि ये 0.5 इंटू 10⁻³ और इसकी जब होल स्क्वायर करोगे मीन्स d² यूज हो रहा है, d² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिलहाल तो इसका स्क्वायर नहीं है, अगर इस d² करेंगे तो वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। और इसे प्रॉपर सॉल्व करना है तो आप बोल सकते हो कि सर ये पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो ये बन जाता है 25/100, तो बाई 100 तो चला गया 10⁻⁻8 मीटर, मीटर स्क्वायर, सॉरी, अब ये हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, सो डी के प्लेस पे हम लोग लिखते हैं 25 इंटू 10⁻⁻8 बाई 4 और रेजिस्टिविटी कितना है, रो 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अगर हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं
ये 22/7 को हम लोग 3.14 लेते हैं। अच्छा, पहले इसे हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएं, फिर से एक 10 आ गया, और 16, 4, 22, ये 8 टाइम्स में, ये 11 टाइम्स। हम्म 4 कैंसिल नहीं हो सकता, 10 टू 4 टाइम्स में, और ये 2 5 जा। ठीक है, सो ये हो गया 25 × 5, 11 ऊपर बच गया, 25 × 5 125 बाई, इधर हो गया 4 7, 4 × 7 × 4, 4 4 जा 16, 16 × 7 12। ठीक है, अब 10 टू द पावर सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया हमारा इंटू 10 टू द पावर, पहले कितना है, 10 टू द पावर -8, -8, यहाँ पावर कितना है, +1 है, कुछ नहीं है तो। ठीक है, पावर 1 सपोज करेंगे तो +1, बाई में कितना है, 10 टू द पावर -6, ऊपर गया +6 हो गया। ठीक, सो ये हमारा हो गया 1111 125/112, तो 1375/112 इंटू 10, 10 टू द पावर कितना आ गया, देखो यहाँ -8 +7 -1 आ गया, 10 टू द पावर -1, बाई में 10 आ जाएगा, और आगे इसे सॉल्व करोगे तो इतना मीटर में आपका लेंथ हो जाएगा, किसका, सॉरी, कॉपर वायर का। ठीक है, अब अगर इसी रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज कर देते हैं, 0.5 मीन्स, सॉरी 1.6 से अब 1 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है हमें, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, बाकी एरिया हमारे पास है, डायमीटर फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। सो ये एक आप लोग के लिए वर्क रहा। ठीक है, रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रिक वायर इज स्ट्रेट टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 50%, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट रेजिस्टेंस बी इंक्रीज। अगर किसी वायर का लेंथ को 50% इंक्रीज करते हैं, व्हाट, बाय व्हाट परसेंट इज रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, तो इसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट के इंक्रीमेंट होगा। देखो, कोई चीज की 50% कितना होगा, 50% ऑफ लेंथ L इज L/2, और आपने इंक्रीज किया, सो आफ्टर इंक्रीज ऑफ लेंथ, पहले लेंथ L था, अब लेंथ 50% इंक्रीज कर गया, दैट इज 3L/2। ठीक है, अब जो न्यू लेंथ है वो 3L/2 है, और न्यू लेंथ को हम लोग चलो यहाँ पे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, ओल्ड वाले को हम लोग स्मॉल l से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप किसी चीज को एक्सटेंड करोगे, लेंथ इंक्रीज करोगे ना, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मींस वॉल्यूम तो उतना ही है मटेरियल का, मटेरियल तो आपके पास उतना ही है, तो जब आपने उसे स्ट्रेच किया, लेंथ को इंक्रीज किया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो गया, बट वॉल्यूम सेम है, हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा πr² बेस एरिया इनटू हाइट, तो टोटल लेंथ l। बट अब क्या है, अब रेडियस हाफ हो चुका है, पहले जो रेडियस था अब हाफ हो चुका है, हाफ नहीं, कितना एरिया होगा वो हमें निकालना है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है,
इनिशियल कंडीशन में अगर वॉल्यूम V था, V वॉल्यूम है, तो उसके लिए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू लेंथ L, ये हो गया। बट अब कंडीशन क्या है, न्यू केस में वॉल्यूम वॉल्यूम तो उतना ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, ए डैश ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश ले लिए, तो ए डैश, अब न्यू लेंथ जो होगा वो हम लोग कैपिटल एल ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम तो सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो एरिया इनिशियल था और लेंथ जिससे ये इनिशियल वॉल्यूम था, बाद में भी वॉल्यूम वही है, किसके इक्वल, न्यू एरिया और न्यू लेंथ के अकॉर्डिंग। सो न्यू लेंथ कितना है, न्यू लेंथ हमारा 3L/2 है, तो हम लोग बोलेंगे इज इक्वल टू न्यू एरिया इंटू 3 2, तो ये जो लेंथ है स्मॉल एल, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा जो न्यू एरिया आया ए डैश इज इक्वल टू 2A/3। ठीक है, न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया, न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इनिशियल जो था, वो इनिशियल जो एरिया था उसके 3 टाइम्स हो गया, इनिशियल के 2/3 टाइम्स। ठीक है, और लेंथ 3/2 टाइम्स, कब, जब हमने हाफ किया, तो हाफ पर 50% इंक्रीज किया। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस में। सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना था, जब क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ एल था टोटल वायर का, तो उस केस में रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा रो L/A। अब रो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा, मटेरियल सेम है। ठीक है, उस कंडीशन में RA है। अब जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा R डैश, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टिविटी तो सेम होगा, बट न्यू लेंथ बाय न्यू एरिया, इसको लेकर के होगा। सो रो न्यू लेंथ 3L/2 बाई एरिया है, डिनोमिनेटर में ए डैश 2A/3, सो इंटू 2A/3, 3 ऊपर चला गया। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 रो L/A हो गया, 9/4 रो L/A। ठीक है, और रो L/A हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस था, सो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 9/4 R, ये हो गया आपका R डैश। हम्म, बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब परसेंटेज में पूछा जा रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज विल इट रेजिस्ट बी इंक्रीज्ड, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, गिवन परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट R डैश बाई इनिशियल R इंटू 100, न्यू रेजिस्टेंस बाय ओल्ड रेजिस्टेंस इंटू 100, मीन्स इनिशियली जितना था आपके पास टोटल आर था, बाद में वो कन्वर्ट होके इंक्रीज करे डिक्रीज करे, वो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इंटू 100 कर दिया। सो ये तो हमारे पास है 9/4 R। ठीक है,
ध्यान देना, बाई आर, और ये भी आर कौन सा, इनिशियल रेजिस्टेंस आर इंटू 100। सो ये आर रेजिस्टेंस तो है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब परसेंटेज विल इट्स रेजिस्टेंस बी इंक्रीज, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 425 जा 100 at 25 into 9 225. So resistance will increased by 225. By what percentage will resistance be increased? It will increased by 225 percentage. ये इसके न्यू रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A. A has resistance R, another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section. Means एक cylindrical conductor है, ठीक है, of length, total length ले लेते हैं L and uniform area of cross section A, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैज रेजिस्टेंस आर। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाता है, रेजिस्टेंस आर हो गया। ठीक, अब बोला क्या गया, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 12, एक और कंडक्टर लिए, लेंथ 12 है, मींस लेंथ डबल है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस आर 12 एंड रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस वही है। ठीक है, अब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा कि भाई इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या, न्यू एरिया जो निकलेगा वो क्या होगा। ठीक है, इनिशियल केस में पता है, ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल है तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी सेम होगा, रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगा इनिशियल वाले के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ हो गया 12 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए, रेजिस्टेंस तो उतना ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये R इज इक्वल टू 2 रो L बाई ए, ए इज इक्वल टू न्यू एरिया जो होगा, एक सेकेंड, इनिशियली जो एरिया है यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से एरिया का वैल्यू हो जाता है, इनिशियल जो एरिया है ये एरिया की वैल्यू हो जाएगी रो एल बाई आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रो एल बाई आर। तो यहां पर जो न्यू एरिया होगा ए डैश हम लोग लेके चलते हैं, 2 रो एल बाई आर। अगर आर की भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, रो एल बाई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ए ऊपर चला गया, सो 2a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया न्यू एरिया जो होगा वो 2a हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 2a। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, जब आपने लेंथ को डबल किया, रेजिस्टिविटी वही है, रेजिस्टेंस भी वही है, तो हम लोग तो ये जान रहे हैं, इसका आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपने एरिया को
हाँ, एरिया को हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आपने लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, और लेंथ डबल हुआ रेजिस्टेंस डबल हो जाना चाहिए, बट डबल नहीं होके रेजिस्टेंस उतना ही है। इसका मतलब एरिया को बैलेंस किया गया। सो अगर लेंथ को आपने डबल किया तो एरिया को भी डबल करना होगा, तब रेजिस्टेंस सेम होगा, तब ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आप लोगों को ओम्स लॉ अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? टोटल नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, सॉरी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेजिस्टेंस के बारे में, और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।